इरादों की नारी, हौसलों की सवारी, तो चले जहां बन जाए वो कहानी। ना रुके ना झुके, तू है तूफानों से भारी, हर जमाने को दिखा दे तू इरादों की नारी, इरादों की नारी, नारी नारी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त शिवानी और आप सुन रहे हैं इरादा रेडियो 88.4 FM पर हमारा विशेष कार्यक्रम इरादों की नारी। वह मंच जहां हम उन महिलाओं से रूबरू होते हैं जिन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि अपने मजबूत इरादों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हमारे साथ हैं संघोर गांव की उषा रानी जी। उषा रानी जी की कहानी सिर्फ एक बल्कि उन सैकड़ों महिलाओं की प्रतिनिधि हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों, सामाजिक बंदिशों और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखा। उन्होंने साबित किया है कि आत्मविश्वास, मेहनत और निरंतर प्रयास से कोई भी महिला अपने जीवन को दिशा दे सकती है। आइए मिलते हैं उषा रानी जी से और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। उषा रानी जी, आपका स्वागत है हमारे इरादा रेडियो पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। तो चलिए आपसे बातों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। उषा रानी जी, जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप गांव में रहती हैं जहां आज भी महिलाओं के लिए परंपराएं, सामाजिक बंदिशें और जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे माहौल में अपने सपनों को आपने कैसे पहचाना? परिवार और समाज की पहली प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? क्या कभी ऐसा लगा कि आप हार मान लें? उस समय सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो क्या थी? मेरा नाम उषा रानी, गांव संघोर से हूँ। मेरा जन्म करनाल जिले के एक छोटे से गांव में, गांव कलसी से हूँ मैं, नीलोखेड़ी ब्लॉक से, और मेरी शादी कुरुक्षेत्र जिले में हुई है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर शुरू से ही मेरे अंदर ये जागरूकता थी, मुझे जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरी शादी हो गई। मेरे जो ससुर थे वो भी किसान थे। मेरी लगन बार बार मेरे को अंदर से खिंचोड़ती थी, क्यों न मैं कुछ करूं, और मेरे साथ साथ गांव की औरतें भी बाहर निकलने का साहस जुटा सकें। गांव में पर्दा प्रथा बहुत थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मुझे एक बार कुरुक्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्र में आने का मौका मिला जी। मैंने वहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग ली थी जी। वहाँ जगह जगह से टीचर आए हुए थे। उनकी अपनी अपनी, कोई तो मशरूम के बारे में, कोई डायरी के बारे में, और कोई खेतीबाड़ी के बारे में, कोई अचार चटनी मुरब्बा के बारे में, अलग अलग उन्होंने अपना अपना लेक्चर दिया। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली भी मैं भी जीवन में कुछ कर सकती हूँ। 2018 में मेरी पहली ट्रेनिंग हुई और उसके बाद धीरे धीरे मेरा साहस बढ़ता चला गया और तभी से मैंने अचार चटनी मुरब्बे का काम शुरू कर दिया। पहली ट्रेनिंग से ही सबसे पहले मैंने 450 रुपये से काम शुरू कराया था। आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा और आंवले का अचार, आंवले की कैंडी, आंवले का शरबत जी, यही मैंने बनाया था। धीरे धीरे बिक्री होने लगी और जितना भी सामान बिकता वही मैं उसी में मिला देती। और रास्ते में बहुत परेशानियां आई। मेरे परिवार वाले मेरा बहुत विरोध करते थे, ये काम करने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। जब रात को सभी सो जाते थे तभी मैंने अपना ये काम करती थी और फिर बाद में मैं भी सो जाते थे, जितना भी टाइम मिलता था। जी, शुरू में मेरे को बहुत परेशानियां आई, पर मैं रुकी नहीं, थकी नहीं, हारी नहीं, फिर भी चलती चली गई। जी। 2019 में मेरे को हिसार यूनिवर्सिटी से किसान अवार्ड मिला। तभी से मैंने जैविक खेती भी करना शुरू कर दी, ठेके पे लेके। जी जी, बिल्कुल। आपकी बातों से साफ झलकता है कि सपनों को पहचानने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। शायद यही वो मोड़ होता है जब एक साधारण महिला से इरादों की नारी बनने की जो शुरुआत है शुरू होती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा पल था? क्या कोई ऐसी घटना, मान या कोई जिम्मेदारी से जुड़ा था? उस फैसले के बाद सबसे पहला आपने क्या कदम उठाया? मन में ये सोच चुकी थी मैंने जीवन में कुछ न कुछ करना है जी।
को जो भी लाइन आ जाती थी उसी से मैं गाने बनाने लगे। मैंने 112 गाने लिखे जी। हाँ, धीरे धीरे फिर मैं जब कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी वो बातें छोड़ दी मैंने, और फिर मैंने अचार चटनी मुरब्बे का काम पकड़ लिया। आज मेरे पास वो भी इतना बड़ा काम है क्या जो मेरे घर में पूरा नहीं हो सकता, मेरे को बाहर जगह की जरूरत पड़ेगी उसकी। जी जी। हाँ। और मेरे साथ इतनी लेडीज जुड़ी हुई हैं। क्या आपको खुद पे भरोसा था या डर के साथ आगे बढ़ी है? नहीं मैडम, मेरा खुद पे भरोसा भी था और जी। बीच में डर तो आता ही है जी। वो डर को पीछे छोड़ना पड़ता है। जी जी जी। देखो, समाज का भी डर है, परिवार का भी डर है, अपने सास ससुर का भी डर है जी। लेकिन आज मेरा परिवार भी मेरे साथ है और आज मेरे पति ने इतना साथ दिया, जगह जगह मेरे को सभी जगह लेकर जाते हैं जी। और 2022 में हम हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के साथ जुड़े थे। जी। डर के साथ उठाया गया जो कदम भी कभी कभी आपको सच्चे इरादे, मतलब आपके इरादे सच्चे हो तो रास्ता बना ही लेता है। रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जी मैम, जी बिल्कुल। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मेहनत मजदूरी से शुरुआत की थी जैसे आपने बताया मैम, हाँ जी। और फिर खुद को प्रशिक्षित किया, आपने खुद सीखा। हम जानना चाहेंगे कि उस दौर में आपका एक दिन कैसा होता था? काम और परिवार के बीच में जो संतुलन करना है वो आपने कैसे बनाया? सीखने के दौरान जो सबसे बड़ी जो मुश्किल आपके लिए क्या रही? मैडम जी, मेरे पास पैसे की कमी थी जी। समय तो इंसान को अपने शरीर को थोड़ी कष्टी देनी पड़ा, समय जी, तो जी। खुद निकालना पड़ता है जी। और परेशानियां भी खुद उठानी पड़ती है। जी। मेरा आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं। जी बिल्कुल। ना मैं रुकी, ना मैं थकी, ना मैं हारी। जी। और मैंने पूरा समय औरतों को भी दिया अपना, उनका काम लिखना, उनके बैंक में पैसे जमा करवाने, जी। सारे ग्रुपों का बैंक का काम समझाना। जी। 32 ग्रुप कोई छोटी मोटी महिला की जी, बिल्कुल। नहीं थी। 17 ग्रुप मैं तब बना चुकी थी, उसके बाद हरियाणा मिशन से जुड़े थे हम। जी। और फिर धीरे धीरे आज भी मेरे गांव में 10 ग्रुप और बन सकते हैं। मेरी यही कामना है, अभी मैं और भी ग्रुप बनाऊंगी, सभी लेडीज को फायदा होना चाहिए इसका। जी जी बिल्कुल। जी, आपके जो अंदर की ताकत कहाँ से आई? परिवार से आई, बच्चों या खुद से? मैडम, ताकत तो भगवान की दी है। जी। मैं आज से 15 साल पहले बहुत बीमार रहने लग गए थे, तो मेरे को मिलेट के बारे में पता चला। जी। तो आज मैं मिलेट यूज करती हूँ, उसी से मैं स्वस्थ हूँ और मैं आज कोई बीमारी नहीं है मेरे को, बिल्कुल जी। स्वस्थ हूँ। और यहीं से मेरे को एक ऐसी शिक्षा मिली जो मैं खुद स्वस्थ रहना चाहूँगा, जी। तो दूसरों को भी स्वस्थ रहने का तरीका भी बताती हूँ मैं, और जी। इस अनाज के बारे में भी बताती हूँ। जी। जगह जगह जहाँ भी मेरी स्टॉल लगती है, जगह जगह मैं इस बारे में प्रचार करती हूँ। जो मैं मिलेट खाती थी, मिलेट के साथ मेरे को बैल कोल्लू का तेल चाहिए था, वो मैं साउथ से मंगवाती थी। जी। वो मेरे को बहुत महंगा पड़ता था, अमेजोन पे मंगवाती थी। जी। 1000 1100 रुपये का लीटर पड़ता था। जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा जो मैं खुद स्वस्थ थे, अनाज खाने थे और ये तेल खाने थे, और भी जनता स्वस्थ रहनी चाहिए, जी। क्यों नहीं मैं अपने गांव में ये प्राचीन कला का ये लगाऊं। पहले तो कहानियां में सुना जाता था, कहानियां सुनाते थे दादी बाबा, कहानियां सुनाया करते छोटे छोटे बच्चे थे। ये सच में मैंने साबित करके दिखा दिया अपने गांव में। ये लकड़ी का बैल कोल्लू लगाया जो बैल से चलता है, उससे मैं कई प्रकार का तेल निकालती हूँ। जी। और मेरे साथ साथ ग्रुप की औरतें भी बहुत खुश हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है। इरादों की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक छोटा सा विराम और फिर लौटेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए इरादा रेडियो 88.4 FM, जनता का जनता के लिए। हर सुबह की शुरुआत, हर शाम का मजा, हर गाना आपकी अपनी आवाज, इरादा रेडियो जनता की आवाज, जनता के लिए। श्रोताओं, आपका पुनः स्वागत है। एक छोटे से विराम के बाद आप सुन रहे हैं इरादा रेडियो 88.4 FM। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं संघोर गांव की संघर्षशील महिला उषा रानी जी।
उषा रानी जी, अगले क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज जहां आप हो, अगर आज की समझ उस समय होती, आप कुछ अलग कर पाती, कुछ और अलग होता? उस टाइम विचार संकुचित थे। जी। गांव की किसी भी लेडीज को घर के काम से फुर्सत नहीं थी और ना ही जाने की अनुमति थी। फिर भी धीरे धीरे, चाहे कितना भी टाइम लग जाओ, बस स्टैंड पर खड़े हैं ना तो खड़े रहना। जी। जितने भी टाइम बस या कुछ भी ऑटो उटो मिला थी, उसी वैसे ही अपने को जी ढाल लिया। जी। हाँ, और मैं एक बात और कहूँगी, जी। जैसे आज प्यार भावना बिल्कुल कम होती जा रही, उस जी। टाइम प्यार भावना बहुत थी। मेरी बात ध्यान से सुनी गई और सभी औरतें अपने अपने घर से बाहर निकल के आई। शुरू में जो आसपास की औरतें थी, चौपाड़ पर बैठने थे, बहुत उसना महसूस हुआ था पिछली बुजुर्ग औरतें ना, जी। वे आजकल की बहुआ बाहर निकलने लगी, जी। ये सिर पे चढ़ के नाचेंगी, जी। ये क्या करेंगी, ये नहीं, बहुत विरोध करा। जी। लेकिन मैं फिर भी किसी से घबराई नहीं, धीरे जी। धीरे उनको भी समझाया। सभी लेडीज ने मेरा साथ दिया जी। और मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ दिया। आज मेरे को ऐसे लगा भी वो भी समय था और आज का भी समय। जी। आज पूरे गांव की लेडीज मेरा सम्मान करती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। जी, उस समय और आपके समय पे मतलब आप फर्क महसूस करती हैं? हाँ, फर्क महसूस करती हूँ। मेरे को जी। खुशी भी होती है, मेरे साथ साथ गांव की सभी लेडीज को इसका लाभ मिला है। जी। संघर्ष की ये जो सच्ची बातें हैं, ये हर उस महिला को हिम्मत देती हैं जो आज भी असफलता से डरकर थम जाती हैं। तो आपकी ये बातें उसके लिए प्रेरणा दे रही हैं कि आपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी साथ जोड़ने का रास्ता चुना। हाँ, हमारे श्रोता को बताइए कि स्वयं सहायता समूह बनाने का विचार आपको कैसे आया? आपने उन्हें कैसे समझाया, कैसे भरोसा दिलाया? हाँ, शुरू में सभी महिलाएं डरती थी जी। भी ये हमारे को अपने साथ जोड़ रही और बदले में पैसा भी मांग रही। जैसे 100 रुपए की किस्त करी थी हमने इकट्ठी। जी। हाँ, हर महीना भी 100 रुपए सभी ने देने हैं और एक जगह बैंक में खाता होगा हमारा और उस खाते में जमा होगा। उसमें 3 लेडीज मुख्य चुनी जाएंगी, प्रधान, सचिव और खजांची जी। तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे ऊपर पूरा पहला ग्रुप बनाने में मेरे को 6 महीने लगे थे। जी। घर घर फिरने के, हर रोज समझाने के। जी। जब हमारे घर में कोई नहीं होता था तब जाती थी मैं पीछे से। जी। जी। तब मेरे को समय मिलता था और उनको समझाती थी भाई इसमें कोई भी धोखा नहीं होगा और बदले में हमारा फायदा होगा। जी। तो धीरे धीरे उनको समझ आएगी। तो मेरा पहला ग्रुप बनाने में तो 6 महीने लगे थे। अगले 6 महीने में तो मैंने 10 ग्रुप और जोड़ दिए थे और धीरे धीरे जुड़ते चले गए। आज जब वो आत्मनिर्भर हैं तो हाँ। आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को बहुत खुशी होती है। जी। बहुत सारी बचत हो चुकी है। 32 ग्रुपों का कम से कम मेरे गांव की लेडीज का 1 करोड़ रुपये जमा है। देखो, गांव का ही पैसा है और जी। गांव के बैंक में है और गांव के लोगों को के ही काम आता है और जितना ब्याज है सब औरतों के खाते में जाता है। जी। जी। इस बात की इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। मैं अपने एरिया की ऐसी सबसे पहली महिला हूँ जी। जो, और मैं खुद भी बाहर निकली और औरतों को भी बाहर लेके गई। जगह जगह से हमें कई बार बसें आती हैं और घुमा कर लेकर आती हैं। जी। सभी औरतें जाती हैं, जैसे पानीपत, अम्बाला, दिल्ली, जी। जी। कई जिलों में और पंचकुला जो मेले लगते हैं वहाँ मेरी स्टॉल होती है हर मेले में। तो मैं 2022 में हरियाणा आजीविका मिशन से जुड़ी थी। आत्म सम्मान और विश्वास की जो ये आपकी पूरी यात्रा है, अगला सवाल जैसे आप बता रहे थे कि हरियाणा आजीविका मिशन, तो आप हरियाणा आजीविका मिशन से जुड़ी हैं। मिशन से जुड़ने से पहले और बाद में आपके काम में क्या फर्क आया? हरियाणा मिशन के साथ जुड़ने के बाद जी। मेरा काम काफ़ी ऊंचे स्तर तक चले गया। जी। हाँ, पहले मैं कम काम करती थी, ग्रुप तो मेरी ठीक ठाक चल रहे थे पर जो मेरी बिक्री थी इतनी नहीं थी। और अब हरियाणा मिशन की तरफ से हमें जगह जगह मेले में
फ्री स्टॉल मिलती है। जैसे ही मेरा माल ज़्यादा बनता है वैसे ही ग्रुप की औरतों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है। देखो हमारी मेहनत से ही सब कुछ बनता है। नौकरियां इतनी नहीं है हमारे देश में, 2% हैं, और जो रोज़गार है रोज़गार बहुत ज़्यादा है, और गांव में रोज़गार छिपे पड़े हैं। सरकार हमारी मदद करे और रोज़गार, गांव के रोज़गारों को ऊपर तक लेके जाए। गांव में रोज़गार की कमी नहीं रहेगी, कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं रहेगा। खेती बाड़ी से जो जुड़े इंसान, खेती बाड़ी से ही सब कुछ तैयार होता है, जैसे जैविक खाद बनाना, शहद तैयार करना मधुमक्खी पालन से, और दूध, दही, मक्खन सब गांव में तैयार होता है जी। और गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियां सब कुछ गांव में तैयार होता है। यदि हम मिलकर ऐसा कोई भी काम करें, जैसे गांव की औरतें बखूबी कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल, आपके जो अनुभव हैं ये साबित करते हैं कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो सरकारी योजनाएं जमीन पर भी बदलाव ला सकती हैं। ला सकती हैं। जी, तो श्रोताओं, हम थोड़े से विराम के बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए इरादा रेडियो 88.4 FM, जनता का जनता के लिए। सुबह की शुरुआत, हर शाम का मजा, हर गाना आपकी अपनी आवाज। इरादा रेडियो, जनता की आवाज, जनता के लिए। ब्रेक के बाद आपका सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम इरादों की नारी में, जहां आज हम बातचीत कर रहे हैं उषा रानी जी के साथ। आपने जैविक उत्पादकों को ही क्यों चुना? डुप्लीकेट चीजें तो सभी जगह मिल जाती हैं जी, बाजार से ले लो, कहीं से भी ले लो। क्यों नहीं हम अपने गांव को ऐसा, जैसे खेती बाड़ी, फूल फल पौधे, सभी किसान कितनी जी तोड़ मेहनत करता है। मैं उनको यही कहती हूँ भी आप भी आगे बढ़ो और मेरे साथ बाहर निकलो। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि इस काम से क्या महिलाओं को क्या फायदे हो रहे हैं? मतलब स्वास्थ्य, आय और सम्मान के स्तर पर बात की जाए तो स्वास्थ्य तो इससे मिलता ही है, और जो बैल कोल्लू लगाया है मैंने जी, वो बिल्कुल देसी प्राकृतिक तरीके से तेल निकालता है। वो नीम की लकड़ का तो ओखड़ है, और बबूल की उसकी जो मुसड़ है वो घूमता है उसमें जी, और बैल धीरे धीरे करके घूमता है। वो बिल्कुल ठंडे प्रोसेस से उससे तेल निकाला जाता है। उससे महिलाओं को तो रोजगार मिला ही है जी, और मेरे उत्पाद भी बढ़े हैं, और जो मेरी इनकम है वो भी बढ़ी है, और लोगों को शुद्ध ऑयल खाने को मिला है। बैल कोल्लू के तेल को जो यूज करता है इंसान, बीमारियों से छुटकारा पाता है जी, और वो जितने भी नसी नाड़ियाँ ब्लॉकेज हो जाती हैं सब उससे खुल जाती हैं, कम निकलता है। जैसे 1 क्विंटल सरसों है, जो बिजली वाले कोल्लू से निकालेंगे उसको, बिजली वाले कोल्लू से वो 32 लीटर निकलता है 1 क्विंटल से, लेकिन वो उसके इतने चक्कर हो जाते हैं बिजली वाले कोल्लू से, वो इतनी गर्माहट उसमें आ जाती है तो उसके सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जो ये बैल कोल्लू है, बैल कोल्लू धीरे धीरे चलता है और उसके बहुत ही कम चक्कर हैं, वो बिल्कुल ठंडी गति से तेल को निकालता है, उसमें गर्माहट नहीं होती जी, और जो प्राकृतिक गुण हैं उसके जूं के तुम हैं, पोषक तत्व उसके नष्ट नहीं होते जी, यदि हम अब हर रोज खाने में यूज करें, जी, खाली पेट लेने में यूज करें, जी, और बीमारियों से हमारे शरीर को दूर रखता है। मशीनरी हमारे देश में इतनी आ चुकी है, धीरे धीरे हम उन असली चीज़ों को भूल ही चुके हैं। जो पहले इंसान थे हम ऐसे सोचते हैं, आजकल के बच्चे भी ये तो पढ़े नहीं, अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे कैसे काम करे। यदि आप उस तेल को देखोगे ना, आप देख के दंग रह जाओगे भी कितना साफ है ये। और आज के लोग जो फिल्टर से साफ कर रहे, जी, उसको सारा खत्म कर दिया फिल्टर से साफ कर, जी, जी, फिर भी इतनी सफाई नहीं है जितनी उसमें वो लकड़ी के कोल्लू से। जिस लकड़ से बना है वो नीम की लकड़ से, जी, प्राकृतिक वो गुण भी तेल में आते हैं। तो क्या ये क्षेत्र भविष्य में और महिलाओं को रोजगार दे सकता है? बिल्कुल देगा जी। ये काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है,
बल्कि सेहत और आत्मनिर्भरता दोनों को जोड़ता है। दोनों को जोड़। तो उषा जी, आपको कई मंचों से सम्मान मिला है। हाँ, जैसे कि 7 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा आपको शक्ति अवार्ड दिया गया। पंजाब केसरी ने आपको सम्मानित किया है और भी बहुत सारे जो पुरस्कार हैं आपको मिले हैं। क्या ये जो पुरस्कार हैं वो जिम्मेदारियां भी बढ़ाते हैं? मेरे को किसान अवार्ड मिला हिसार यूनिवर्सिटी से 23 दिसंबर 2019 चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। वो मिला मेरे को किसान अवार्ड। उस टाइम किसान अवार्ड लेने के बाद मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं अब उस खुशी को बयान नहीं कर सकती। लेकिन मेरी मैडम ने बोला था अभी तो तेरे को बहुत से अवार्ड लेना है, बहुत से आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है। और 2022 में हम आजीविका हरियाणा मिशन के साथ जुड़े थे। 2022 में मेरे को पंजाब केसरी अखबार ने सम्मानित किया था, अवार्ड मिला था। ये तो 7 जुलाई को मिला था पंजाब केसरी अवार्ड, तो पंजाब केसरी से। और 2022 में 24 जुलाई को पंचकूला 5 सेक्टर से अवार्ड मिला था, स्वापन आजीविका मार्ट अवार्ड जी, हरियाणा मिशन की तरफ से। 2023 में मेरे को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से उद्यमी दिवस पे। 2025 में मेरे को शक्ति अवार्ड मिला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। करनाल यूनिवर्सिटी से मेरे को अवार्ड मिला 2025 में। मेरे को जगह जगह कई बार अवार्ड मिल चुके हैं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी भी होती है और मेरी गांव की औरतें भी सभी मेरे को इस बात के लिए धन्यवाद करती हैं, बधाई देती हैं मेरे। जी जी, जैसे आपने बोला कि आपको खुशी हुई बहुत अवार्ड्स लेके, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी महसूस होती है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, वो उसके बारे में बताइए कुछ। जिम्मेदारियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाओ तो ज़्यादा हैं, और समय समय पर अपना काम करते रहो तो वही जिम्मेवारियाँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पूरे सच्चाई से ईमानदारी से चलो, अपना काम हर रोज़ का हर रोज़ करो। इंसान को ऐसे लगेगा भाई मैं अपना कर्म करते करते आगे बढ़ रहा, फल तो भगवान ने देना। जी जी, आज का जैसे लड़कियां लड़कियां जी इतनी दौड़ भाग कर रहे, पढ़ने लिखने के बाद प्यार भावना सारी खत्म होती जा रही। जी, पढ़ने लिखने के बाद कह रहे विदेश जान, तो विदेश जान, वहाँ भी जाकर अपनी दिहाड़ी कर रहे, कोई मिन्नत मजदूरी कर रहे, कोई पढ़ लिख के जा रहा, अच्छी नौकरियां कर रहा। पर मैं तो ये कहूँगी ज़्यादातर अगली आने वाली पीढ़ी ना मेरे देश के अंदर कुछ भी कर सका। जैसे मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, वो बच्चे पढ़े हुए, पढ़ाई का और रोजगार का और जो अच्छे तरीके से करने का अलग देश ना भी पहचान मिलेगी, और उसके लिए अलग अलग रास्ते रोजगार दुनिया के लिए खोल लगा, और खुद को लिए भी रोजगार की एक मिसाल बनेगा। जो आजकल का बच्चा जो अपने देश के अंदर रहकर, अपने गांव के अंदर रहकर, अपनी ज़मीन से जुड़ के यदि कार्य करता है, वो अपने गांव का तो नाम रोशन करता ही है, अपने पूरे देश का नाम रोशन करता है। सम्मान केवल पहचान नहीं होती है, वे आगे और बेहतर बनने की जिम्मेदारी भी होती है। मैं आपसे आगे जानना चाहती हूँ कि आज आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि आपका सपना पूरा हो गया है? क्या आप चाहते हैं कि और ज्यादा महिलाएं आपको अपना आदर्श माने? आने वाले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो आप खुद को कहाँ देखती हैं? अभी मेरा सपना पूरा सच नहीं है, क्योंकि जितनी मेरे गांव की औरतें हैं मेरे साथ जुड़ी हैं, अभी सभी को रोजगार नहीं मिला। उनको रोजगार तभी मिलेगा, काम थोड़ा आगे बढ़ेगा और वो भी कदम बढ़ाएंगे मेरे साथ। मैं कई औरतों को बोलिया अभी आप अपने गांव के अंदर ऐसी कुछ मशीनें जोड़ो, कोई किसी काम की तरफ बढ़ो, 10-10 औरतें कोई किसी काम की, कोई किसी। फिर धीरे धीरे मैं कांच की तरफ बढ़ रही। जितना भी हम तेल निकालते हैं सारा कांच में पैक करते हैं। जैसे मुरब्बे हैं, मुरब्बे भी कांच में, चटनी है वो भी कांच के पैकेट, और धीरे धीरे यानी मैं सारी चीज़ें अपनी बदलने की मेरी कोशिश है जी। भी जैसे मैं अपना खुद का जीवन बना रही, वैसी ही मेरी सब औरतों का जीवन होना चाहिए, वैसी गाँव के बच्चे भी स्वस्थ रहने चाहिए, खाने वाले भी स्वस्थ रहने चाहिए जी, और यहाँ रहने वाले भी स्वस्थ रहने चाहिए जी। ऐसा कुछ सोचो, प्रकृति से जुड़कर ही हम देश की सेवा कर सकते हैं।
इस डॉक्टर की लाइन को तोड़ दो। मैं ऐसे ग्रुपों से जुड़ी हुई हूँ जो जैविक खेती से जुड़ रहे, जो जैविक संसाधनों से जुड़ रहे, लेकिन उनमें एक फ़र्क है, जैसे जो वैसी चीज़ों से जुड़ रहे वो जल्दी मशीनों से तैयार हो जाए, इनसे हाथ से काम करना पड़ा। जैविक खेती का भी यही हिसाब किताब है, जो हाथ से ही होगा सब कुछ, ऐसे ही नहीं अभी यूरिया खाद खेती में घेर दिया तो वो जैविक नहीं रही। और मेरा लखपति दीदी में नाम है, जैसे ग्रुपों में लखपति दीदियाँ चुनी जाती हैं, उनमें मेरा नाम है। आपका सपना खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस महिला तक जाता है जो आज भी अवसर की तलाश में है। श्रोताओं, बातचीत अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। मैम, अगर कोई महिला आज शून्य से शुरुआत करना चाहती है तो पहला कदम क्या हो? ज्ञान जो जिस समय मिल जाए वही अच्छा है। शिक्षित तो सबको होना चाहिए, ऐसी शिक्षा जो उनको रोजगार मिले। शिक्षा के बगैर तो जीवन अधूरा है। यदि हम अपने हिम्मत ऐसी रखा भी हम न कुछ करना है, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकते हैं। सबसे पहली बात ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसी चीज है, आज मैं खुद सोचती हूँ, आज यहाँ जिस लेवल पे मेरा काम है और जहाँ से शुरू किया था 450 रुपये से, तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज मेरे को 8 साल हो चुके हैं, पर मैंने कभी भी हिम्मत नहीं तोड़ी। जैसे इंसान ठोकर लगती है वैसे ही पक्का होता है। ठोकर लगती है, कुछ सीखता है। बड़े स्तर से कोई काम करने में धोखा खा सकता है, छोटे स्तर से काम करने में कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको, कभी भी। चाहे कोई चीज खराब भी हो जाओ, फेंकनी भी पड़ जाओ, तब भी आपका मन नहीं टूटेगा और ना नुकसान का ये लगेगा भी मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया। चाहे थोड़ा भी नुकसान हो या नुकसान तो नुकसान है, दुख तो होगा उस बात का, पर वो दुख नहीं होगा आप अपने को धोखा दे रही हैं, वो दुख नहीं होगा। कि यदि आपके इरादे सच्चे हैं और आप पूरी मेहनती हैं तो आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं, छोटे से काम से भी। और हाथों में इंसान के इतनी ताकत है, अपने हाथों से कुछ भी कर सकता है ईमानदारी से। अपनी ईमानदारी को मत भूलो। जैसे मेरा खोलू बैल से चलता है, यदि हम ऐसे ऐसे देसी तरीके के काम करेंगे, देखिए बैल रख रखा घास तो खाएगा, वो सेवा तो करनी पड़ेगी। उससे हमें उपले बनाने के लिए गोबर भी मिलता है और खाद भी तैयार होता है, और बदले में किसी जीव की जान भी बचती है। वैसे तो आवारा पशु इतने खुले छोड़ रखे, ये भी एक सेवा ही है देश की। जैसे आजकल ये कितनी तेल की चीजें दोबारा तली दोबारा एक ही उसमें निकालते हैं, वो बिल्कुल जहर बन जाते हैं, वो खाने की नहीं है। इससे स्वास्थ्य बिल्कुल नीचे आ गया बच्चा का। जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, ये दोबारा उसी में तले जहाँ टटका चीज़ टटका, ये बिल्कुल गलत था। यदि आप खाना भी चाहें, अपने परिवार में स्वस्थ रखना चाहें, तो घर में बना कर दे दो कभी कभी। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात कही है मैम। उषा रानी जी, आपकी बातें सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि दिशा भी देती है। आपने ये साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। श्रोताओं, आज यह बातचीत हमें एक ऐसी बहुत गहरी और सच्ची सीख देकर जाती है कि बदलाव किसी बड़े मंच की बड़ी पहचान या बड़ी सुविधा से नहीं आता, बल्कि वह छोटे छोटे फैसलों, रोज की मेहनत और खुद पर विश्वास से शुरू होता है। उषा रानी की कहानी इसी सच्चाई का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने ये साबित किया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। उषा रानी जी की यह यात्रा सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, यह उन तमाम महिलाओं की आवाज है जो आज भी घर, परिवार, समाज, परिस्थितियों के दबाव में अपने सपनों को चुपचाप दिल के किसी कोने में दबाए बैठी हैं और अपने पैरों पर खड़े होने का हक हर महिला को है। आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य के साथ उठाया गया एक छोटा सा कदम आने वाले समय में बड़ा बदलाव की नींव बन सकता है। श्रोताओं, इरादों की नारी का उद्देश्य भी यही है, उन कहानियों को सामने लाना जो प्रेरणा देती हैं, जो हिम्मत जगाती हैं और जो यह एहसास कराती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यह जो मंच है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। मैं शिवानी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन ये विदाई नहीं है बल्कि एक नया सफर की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ,
नए इरादे, नई उम्मीदों के साथ। और हाँ, यदि आपके आसपास, आपके गांव, मोहल्ले या परिवार में कोई ऐसी महिला है जिसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है, तो हमें जरूर बताइएगा। हम उनकी आवाज को देंगे मंच, ताकि उनकी कहानी और भी जिंदगियों में बदलाव ला सके। इरादा रेडियो 88.4 FM, जनता का जनता के लिए, क्योंकि यही है जनता की आवाज को बुलंद करने वाला रेडियो। नमस्कार। इरादों की नारी, हौसलों की सवारी, तो चले जहां बन जाए वो कहानी। ना रुके ना झुके, तू है तूफानों से भारी, हर जमाने को दिखा दे तू इरादों की नारी, इरादों की नारी।